हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चंस फॉर ऑल अपकमिंग फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम, जहां पर देखिए हम बहुत सारे क्वेश्चन इसी सीरीज में टोटल 200 क्वेश्चन हम अपने चैनल पे पहले कवर कर चुके हैं। यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप उन सारी ही वीडियोस को देख सकते हैं। किसी भी एग्जाम में जाने से पहले अगर आप इस तरह की वीडियोस को प्रिपेयर कर लेते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट हम अपने हर एक क्वेश्चन में कवर करते हैं। तो आज भी हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं अपनी फील्ड के बारे में अपडेटेड रहना, अपने वैकेंसी अपडेट्स और सब कुछ अगर आप चाहते हैं अपनी फील्ड के बारे में, तो हमारे सेकंड चैनल एलपी अलर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ पर आपको सारी ही फार्मा फील्ड की अपडेट मिलेंगी। कंटेंट जितना भी आप चाहते हैं प्रिपेयर करना अपने, या तो आपके ट्यूटोरियल्स हों या आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हों, वो सब हम अपने इस चैनल पे कवर करते हैं। तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपना आज का सेशन। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपनी आज की इस वीडियो का। पूछ रहे हैं आपसे कि बैक्टीरियल सेल वॉल में इसमें से कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। ऑप्शन है देखिए म्यूरामिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, स्टीयरिक एसिड या पैल्मिटिक एसिड। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, म्यूरामिक एसिड प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सेल वॉल में। अगर हम देखें यहाँ पर बात करेंगे बैक्टीरिया के अलग अलग पार्ट्स की, तो सबसे ऊपर जो ये कवरिंग आप देख रहे हैं ये होती है बैक्टीरियल कैप्सूल। उसी के नीचे प्रेजेंट होती है सेल वॉल, जहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा यही म्यूरामिक एसिड। अभी इसके बारे में और देखेंगे। पहले यहाँ बैक्टीरियल सेल वॉल को देख लेते हैं, बैक्टीरिया की ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं अच्छे से, किस तरह से बना होता है। इसी सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट होता है देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्मा, जहाँ पर राइबोसोम्स और ये सब प्रेजेंट होते हैं, ये जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो। फिर यहाँ पर आप बीच में देख रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया का। अब यही बैक्टीरियल सेल वॉल को आपको बड़ा करके यहाँ पर दिखाया है, ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए दो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से होते हैं वो एसिड? NaM एंड NaG। NaM क्या है देखिए, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, जो कि हमारे ऑप्शन में था। दूसरा क्या है यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं NaG, तो इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। ये भी प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सेल वॉल में। ये होता है देखिए एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामिन। इन्हीं दोनों के देखिए ऑल्टरनेट ये दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, आप देख रहे हैं ये दोनों ही एसिड, और इन्हीं की वजह से बैक्टीरियल सेल वॉल रिजिड हो पाती है, उनको थोड़ी सी मजबूती मिल पाती है। तो आपको ये दोनों ही ऑप्शंस याद रखने हैं, दोनों ही एसिड, म्यूरामिक एसिड यानी NaM एंड NaG। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं पैसिव इम्यूनिटी किस तरह से ऑब्टेन की जाती है? वैक्सीनेशन के थ्रू, एंटीबॉडीज को इंजेक्ट करके, पर्सन की बॉडी में एंटीजेंस को इंजेक्ट करके, या एंटी सीरम को इंजेक्ट करके। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी, एंटीबॉडीज को इंजेक्ट करके ऑब्टेन की जाती है पैसिव इम्यूनिटी। देखिए पैसिव इम्यूनिटी, अगर हम एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो हमारी बॉडी एक्टिवली इम्यूनाइज दो स्टेजेस में होती है। नेचुरली अगर हम किसी तरह के बैक्टीरिया या वायरस के कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में आया है, किसी तरह का इन्फेक्शन अगर हमारी बॉडी में हो जाता है, तो उस बैक्टीरिया वायरस के उसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनने लगती हैं, और इसी तरह से हमें एक्टिव इम्यूनिटी मिलती है। आर्टिफिशियली क्या किया जाता है देखिए, वैक्सीनेशन किया जाता है पर्सन का, हम सभी का वैक्सीनेशन होता है, जहां पर हमारी बॉडी में फिर एंटीबॉडीज बनना शुरू होती हैं इस वैक्सीनेशन के रिस्पॉन्स में। अगर हम पैसिव की बात करें, पैसिव इम्यूनिटी, तो देखिए बॉडी जो है वो डायरेक्ट एक्सपोज नहीं हो रही है किसी भी एंटीजन पे। नेचुरली अगर हम बात करें तो जो बॉर्न बेबी होता है उसको अपने मदर के मिल्क से एंटीबॉडीज मिलती हैं, उसकी मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज पहले फॉर्म हुई और उसी ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू इस बेबी के अंदर ट्रांसफर हुई वही एंटीबॉडीज। वो बात ये हुआ देखिए नेचुरली पैसिव इम्यूनिटी के केस में। अगर हम आर्टिफिशियली बात करें पैसिव इम्यूनिटी के केस में, जो कि हमारे क्वेश्चन में आपसे पूछा है, तो इसमें क्या करा जाता है देखिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ट्रांसफर करी जाती हैं पर्सन की बॉडी में। बहुत सारी कंडीशन, बहुत ही आम कंडीशन जो आजकल हम देख रहे हैं, कोविड वैक्सीन, तो उसमें भी क्या किया जा रहा है, पैसिव इम्यूनिटी दी जा रही है, जहां पर इस तरह की देखिए इस तरह के मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के शॉट्स दिए जाते हैं जो भी पर्सन्स होते हैं उनको, ताकि आर्टिफिशियली उनकी बॉडी में पैसिव इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। और देखिए और क्या कौन सी कंडीशन होती है, गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। ये दिए जाते हैं जो ऑर्गेन ट्रांसप्लांट
किए जाते हैं जब, तो उस टाइम पे इस तरह के गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन दिए जाते हैं एक्सेप्टर को एंड डोनर को, दोनों को ही, ताकि उनकी बॉडी जो भी ऑर्गेन एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड करे, अच्छे से एक्सेप्ट कर ले अपनी बॉडी में। तो ये हमने देखे सारे कंसेप्ट आपसे डिस्कस किए एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी के। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटेकोलामीन, इनमें से क्या एक तरह का कैटेकोलामीन है? डोपामिन, टायरामिन, मेलानिन या थायरॉक्सिन? आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, डोपामिन है एक तरह का क्या कैटेकोलामीन। कैटेकोलामीन्स क्या होते हैं? देखिए एक तरह के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि हमारी बॉडी में केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में देखिए केमिकल सिग्नल ट्रांसफर करते हैं, जिसकी वजह से जो भी सेंसेशन हमारी बॉडी में होती हैं वो इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से होती हैं, जिसमें से एक हमारा डोपामिन भी है। फिर ये क्या है, देखिए डोपामिन का आपको स्ट्रक्चर यहाँ दिखाया गया है, ये एरोमेटिक अमीन्स होते हैं, मतलब ये एरोमेटिक रिंग पे यहाँ अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है NH2 ग्रुप। यहाँ डोपामिन में देखा आपने, नॉर एड्रेनालिन में यहाँ पर देखिए एक OH ग्रुप और ऐड हो जाता है इसी डोपामिन के स्ट्रक्चर में। तो ईजी होगा आपको याद करने के लिए अगर आपको तीनों के ही हम कंपैरिजन दिखा दें। एड्रेनालिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए CH3 ग्रुप और ऐड हो जाता है, कहाँ पर? अगर नॉर एड्रेनालिन पे हम CH2 ग्रुप लगा दें, यहाँ पर देखिए CH3 ग्रुप अगर लगा दें तो ये बन जाएगा क्या? एड्रेनालिन। तो ये तीनों की हमने आपको स्ट्रक्चर भी दिखाए। इस क्वेश्चन का आंसर आई थिंक बहुत सारे बच्चों को पता होगा। ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक है जिसमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है? बहुत सारे एग्जाम्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पेनिसिलिन, इरेथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन या क्लोरामफेनिकोल? आंसर है इसका ऑप्शन ए बच्चों, पेनिसिलिन में प्रेजेंट होती है बीटा लैक्टम रिंग। पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये पूरा आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए एसआई साइड चेन प्रेजेंट होती है, ये वाली रिंग होती है बीटा लैक्टम रिंग। फिर और ये जो एरोमेटिक रिंग होती है ये थायाजोलिडीन रिंग होती है। इन तीनों का ही मिलकर बनता है पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर। पेनिसिलिन को देखिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए। ये पेनिसिलिन की अलग अलग मॉडिफिकेशंस भी यूज़ की जाती हैं बहुत सारे इन्फेक्शंस के लिए, जैसे माइल्ड टू मॉडरेट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जैसे इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, रूमेटिक फीवर, कॉलेरा, रूमेटिक हार्ट डिसीज़, ऐसी बहुत सारी कंडीशन है जहाँ पर पेनिसिलिन को यूज़ किया जाता है। इंजेक्शन फॉर्म में भी, कैप्सूल की फॉर्म में भी इसको लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, डिटॉल को यूज़ किया जाता है एज अ एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, एंटी माइक्रोबियल या एंटीबायोटिक? आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, एज अ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है डिटॉल को। डिटॉल के देखिए सॉल्यूशंस भी आते हैं, डिटॉल की साबुन यानी सोप्स भी आते हैं। ये क्या होता है, देखिए बहुत सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करने के लिए माना जाता है एक तरह का एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, और जो कि प्रोटेक्शन देता है बहुत सारे जर्म्स के अगेंस्ट। ये जो है देखिए जेंटल एंटीसेप्टिक यूज़ किया जाता है, वुंड यानी घाव वगैरह जो हो जाते हैं उसको क्लीन करने के लिए इस तरह का सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है। एंटीसेप्टिक स्किन क्लींजिंग के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है सोप की फॉर्म में यानी साबुन की फॉर्म में। देखिए पूछ रहे हैं आपसे कि अगर एक तरह का पैथोजेनिक, किसी तरह के पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट हो ब्लड में तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? टॉक्सीमिया, सेप्टिसीमिया, बैक्टीरियमिया या एनीमिया? तो आंसर है इसका बच्चों ऑप्शन बी, सेप्टिसीमिया कहा जाता है इस कंडीशन को। देखिए सेप्टिसीमिया या सेप्सिस आपने सुना भी होगा, ये एक ब्लड पॉइजनिंग का ही दूसरा नाम है। ब्लड पॉइजनिंग जो कि बैक्टीरिया के कारण होती है, इस तरह की कंडीशन को सेप्टिसीमिया कहा जाता है। ये इस तरह की कंडीशन देखिए बॉडी का मोस्ट एक्सट्रीम रिस्पॉन्स होता है किसी भी इन्फेक्टेड जो हमारे अंदर एंटीजन एंटर करता है उसके अगेंस्ट। इस तरह की कंडीशन क्यों होती है? मान लीजिए शरीर का कोई भी ऑर्गेन अगर उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, अगर मान लीजिए किडनी इन्फेक्शन हो गया है किसी पर्सन को, तो ये जो इन्फेक्टेड एजेंट्स होते हैं, इन्फेक्टेड बैक्टीरिया है, अब ये क्या करेगा, ये किडनी से कहाँ की तरफ फ्लो होने लगेगा? ब्लड स्ट्रीम की तरफ फ्लो होने लगेगा। ब्लड स्ट्रीम को पूरा ही इन्फेक्ट कर देंगे इस तरह के पैथोजेंस। अब ये देखिए अगर ब्लड स्ट्रीम ही इन्फेक्ट हो गई है तो क्या होगा, जहाँ पर भी ब्लड जाएगा, बॉडी के जिस भी ऑर्गेन में ब्लड जाएगा उसको वो डैमेज करता रहेगा, क्योंकि वहाँ ये बैक्टीरिया देखिए ग्रो होते रहेंगे। तो बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है, ये एक इमीडिएट मेडिकल इमरजेंसी की इसकी कंडीशन होती है। पेशेंट को बहुत ही अर्जेंट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है अगर इस तरह की कंडीशन हो जाती है तो।
क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं बच्चों, काला अजहर इसमें से किस तरह का इन्फेक्शन है? स्किस्टोसोमियासिस, हेलमेंथियासिस, गिरिडियासिस या लेशमेनियासिस? आंसर है बच्चों इसको ऑप्शन डी, लेशमेनियासिस तरह का इन्फेक्शन है काला अजहर। ये क्यों होता है? तो देखिए इस तरह की होती है सैंड फ्लाई इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई, अगर ये बाइट कर लेती हैं किसी भी पर्सन को तो इस तरह का काला अजहर जैसा इन्फेक्शन हो जाता है इसको। ये किस तरह के पैरासाइट से इन्फेक्ट होती हैं? अगर हम बात करें इस तरह की सैंड फ्लाई, तो लेशमेनिया पैरासाइट्स होते हैं। देखिए इस तरह के पैरासाइट होते हैं जो इन्फेक्ट कर देते हैं इन तरह की सैंड फ्लाइज को, और इन्हीं की बाइट से या डायरेक्ट एक्सपोजर से हो जाता है ह्यूमन बींग्स को, पर्सन को इस तरह का इन्फेक्शन काला अजहर। काला अजहर जो है देखिए बहुत ही फेटल इन्फेक्शन माना जाता है। अगर इसको समय पर इसका उपचार ना किया गया, ठीक ना इसको दिखाया ना गया, तो ये फेटल होता है, जान भी जा सकती है पर्सन की। किस तरह की कंडीशन उनको फेस करनी पड़ती है? तो देखिए बार बार बुखार का आना, वेट लॉस होना, वजन कम होना, स्प्लीन और लिवर की एनलार्जमेंट बढ़ जाता है साइज स्प्लीन और लिवर का, और एनीमिया जैसी कंडीशन फेस करनी पड़ती है पर्सन को। देखिए पूछ रहे हैं आपसे एस्कैरियासिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स इसमें से क्या है? एक तरह का हेलमिंथ है, प्रोटोजोआ है, अमीबा है या वायरस है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, एक तरह का हेलमिंथ है। देखिए एस्कैरियासिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स ये क्या होता है? देखिए सॉइल में पैदा होने वाला इस तरह का पैरासाइट होता है एस्कैरियासिस ल्यूम्ब्रिकॉइड, जो कि देखिए किन इस तरह के इन्फेक्शन उन लोगों को ज़्यादा होते हैं जो कि पुअर सैनिटेशन में रहते हैं, जो कि गांव वगैरह में रहते हैं, जहां ऐसी कंडीशन में रहते हैं जहां साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है। यूजुअली वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट में ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं इस तरह के हेलमिंथ एस्कैरियासिस। और ये क्या होता है? देखिए हुक वॉर्म, राउंड वॉर्म एंड वाइप वॉर्म इन्फेक्शन भी इसको कहा जाता है। इन सभी पैरासाइट्स को का जब एक्सपोजर होता है किसी भी पर्सन को, या जब बच्चे खेल रहे होते हैं मिट्टी में, तो अगर इन तरह के लोगों को एक्सपोजर हो जाए इस तरह के हेलमिंथ का, तो काफ़ी सीरियस कंडीशन को फेस करनी पड़ती है पर्सन को, इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी एक ऐसी एंटी मलेरियल ड्रग है जो कि नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होती है? ऑप्शन है देखिए रेसरपिन, क्विनिन, ब्रूसिन या स्ट्रिक्निन। आंसर है इसका ऑप्शन बी, क्विनिन ऑब्टेन होती है नेचुरल सोर्स से। क्विनिन जो है देखिए मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। ऐसे मलेरियल इन्फेक्शन जो कि प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम से होते हैं, प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम की वजह से होती हैं। प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम क्या है? एक तरह का पैरासाइट होता है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये पैरासाइट क्या करता है? रेड ब्लड सेल, जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं पर्सन की रेड ब्लड सेल, उनमें एंटर कर जाता है, और इस तरह की मलेरिया जैसी कंडीशन फेस करनी पड़ती है पर्सन को। क्विनिन क्या करते हैं? देखिए क्विनिन एक नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होता है, और ये क्या करते हैं? किल कर देते हैं इन्हीं तरह के पैरासाइट को, जिससे कि मलेरिया को प्रिवेंट करने में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं ये। लास्ट क्वेश्चन में देखिए पूछ रहे हैं आपसे ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि इन्वॉल्व होता है, जो कि रेगुलेट करता है मिल्क सेक्रेशन को? थायरॉक्सिन, टीएसएच, एफएसएच या प्रोलैक्टिन? तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन डी, प्रोलैक्टिन मैनेज करता है ये सभी मिल्क सेक्रेशन जैसी प्रोसेस को। अब ये कहाँ से रिलीज होता है? देखिए दो बहुत ही बेसिक हार्मोन होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन। ये दोनों ही रिलीज होते हैं कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? लेबर के समय देखिए यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्शन का काम होता है ऑक्सीटोसिन का, ताकि बेबी की डिलीवरी आसानी से हो पाए, बेबी आसानी से बाहर आ पाए। और अगर और भी क्या काम होता है ऑक्सीटोसिन का? जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, ब्रेस्ट मसल्स होती हैं, उनका कॉन्ट्रैक्शन, ताकि मिल्क इजेक्शन अच्छे से हो पाए। तो ये दोनों ही काम होते हैं ऑक्सीटोसिन के। वही हम बात करें अगर प्रोलैक्टिन की, तो प्रोलैक्टिन का काम होता है मिल्क प्रोडक्शन, ताकि नर्सिंग के समय जो भी बेबी है उसको मिल्क मिल पाए, तो उसका प्रोडक्शन करने का काम होता है प्रोलैक्टिन का। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले सारे ही फार्मासिस्ट एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट होगा जिनसे। सो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। कोई भी अगर सवाल है आपके मन में तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोज़ के लिंक है जिन पर क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।